नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र गृह व्यवस्था में कला एवं प्रबंध के अंतर्गत पाठ 2 गृह प्रबंध के निर्धारक तत्व में मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे। इसलिए प्रश्नों का उत्तर पूरा समझने के लिए और परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक समझने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। गृह प्रबंध के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं? तो गृह प्रबंध के निर्धारक तत्वों में 3 तत्व मूल रूप से हैं। पहला है मूल्य, दूसरा है लक्ष्य और तीसरा क्या है? स्तर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गृह प्रबंध का क्या अर्थ है। गृह प्रबंध जैसा कि स्पष्ट है, गृह का तात्पर्य होता है घर और प्रबंध का तात्पर्य क्या होता है? व्यवस्था करना। अतः गृह प्रबंध का अर्थ हुआ घर का प्रबंध करना अथवा घर का व्यवस्था करना। गृह का तात्पर्य परिवार से होता है। परिवार समाज की ही एक इकाई है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अपना विकास भी परिवार में रहकर करता है। गृह प्रबंध एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। गृह प्रबंध का परिचय एवं परिभाषा। अब देखिए, किसी भी घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करना तथा सीमित साधनों से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना, अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करने की कला को ही क्या कहते हैं? गृह प्रबंध कहते हैं। गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय लेने में सफल होते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्रास और कैंडल महोदय के अनुसार गृह प्रबंध क्या है? तो गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूनाधिक 3 सतत पग हैं। पहला है आयोजन, दूसरा है आयोजन को क्रियान्वित करते समय विभिन्न तथ्यों पर नियंत्रण, चाहे कार्य स्वयं के द्वारा किया जाए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ठीक है। और तीसरा है परिणामों का मूल्यांकन, जो कि भावी योजना के लिए भूमिका का कार्य करेगा। अगला देखिए, निखिल एवं डार्सी महोदय के अनुसार गृह प्रबंध क्या है? तो गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आता है जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब आइए देखिए, गृह प्रबंध के निर्धारक तत्व क्या हैं, ठीक है। गृह प्रबंध के निर्धारक तत्व जैसे कि हमने ऊपर देखिए पाठ के नाम में ही है, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, ठीक है। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। अब यहाँ आप देख लीजिए कि गृह प्रबंध के निर्धारक तत्वों में मूल्य जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात तीनों में यह केंद्र बिंदु होता है तथा लक्ष्य एवं स्तर इसके क्या होते हैं? सहायक होते हैं। स्तर वह आदर्श होता है जिसे तुलना का आधार माना जाता है, जबकि लक्ष्य वह निश्चित वस्तु होती है जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तथा उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि मूल्य क्या है। मूल्य की परिभाषा के बारे में जान लीजिए कि इवान एफ नाय के अनुसार मूल्य जो है, इन्होंने कहा है, इवान एफ नाय महोदय ने कहा है कि किसी मूल्य का अर्थ है वस्तुओं, भावनाओं और अनुभवों के संपूर्ण दायरे हेतु अव्यक्त इच्छाएं, चाहे वह स्वयं के लिए हों, अन्य के लिए हों या दोनों के लिए हों, ठीक है। और मूल्य के बारे में परिभाषा देते हुए निखिल एवं डार्सी महोदय ने कहा है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। और मूल्य में यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को बनाते हैं, ठीक है। मूल्यों की विशेषताओं को देख लीजिए आप। मूल्य व्यक्तिगत आवृत्तियों और न्याय करने की प्रवृत्ति, निर्णयों, चुनावों, व्यवहार और संबंधों को परिवर्तित करते हैं। दूसरा है, हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर मूल्य प्रभाव डालते हैं। तीसरा है, मूल्य उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उसे ग्रहण करते हैं। चौथा है, इनमें स्वयं का रचनात्मक तरीके से विकास करने की योग्यता रहती है। किनमें? मूल्य में स्वयं का रचनात्मक तरीके से विकास करने की योग्यता रहती है। पांचवा है, मूल्य जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। छठवां देखिए, मूल्य अव्यक्त इच्छाओं की, मूल्य जो होते हैं वो मूल्य अव्यक्त इच्छाएं, और इसी दृष्टि से यह मूल्य की सामान्य प्रकृति को दर्शाता है, जैसे सुरक्षा का,
मूल्य, वाहन चलाने की गति, अग्नि सुरक्षा के उपायों, पहाड़ों पर चढ़ते समय आदि सभी पर प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार से देखिए अगला कि मूल्य उपलब्ध कार्यविधि, साधन और अंत के मध्य चुनाव पर प्रभाव डालते हैं। मूल्य अस्थायी तथा अस्थायी दोनों होते हैं। मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें मापा जा सकता है। अगला देखिए, मूल्य शब्द में कारण और भावना दोनों सम्मिलित होते हैं। मूल्य शब्द में कारण और भावना दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला है, मूल्य धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अगला देखिए, मूल्य महत्व की दृष्टि से संबंधित होते हैं। मूल्य सहनशील प्रवृत्ति के होते हैं। और लास्ट देखिए, ठीक है, मूल्य की विशेषताओं में सबसे अंतिम विशेषता है, मूल्यों में अभिवृत्ति के समान हस्तांतरण प्रवृत्ति रहती है, किंतु यह अधिक आधारभूत होता है क्योंकि यह अधिकांशतः आवृत्तियों में अंतर्निहित रहती है। अब आप आगे देखिए लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य के बारे में जान लीजिए कि लक्ष्य क्या है। मूल्य में देखिए लक्ष्य क्या है। मूल्यों के समान लक्ष्य भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मूल्य हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं, जबकि दूसरी ओर लक्ष्य अनुसरण करने हेतु हमारी इच्छा के अनुरूप रास्ते को दिशा प्रदान करते हैं। मूल और लक्ष्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मूल्य वाहन होते हैं, जबकि लक्ष्य क्या होता है, हाईवे होता है, जिसका उपयोग हमारे जीवन की इच्छित गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। लक्ष्य कुछ प्राप्त करने या उपलब्ध करने की भूख है। लक्ष्य का उद्देश्य स्थिति या ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी बिंदु पर कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आइए देखिए, लक्ष्यों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार के लक्ष्य होते हैं इसके बारे में जान लीजिए कि लक्ष्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किया गया है कि अल्पकालिक लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। ठीक है, इस प्रकार से लक्ष्यों का वर्गीकरण किया गया है। अल्पकालिक लक्ष्य क्या होता है, इसको देखिए। अल्पकालिक लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं, ठीक है, कि एक उद्देश्य, स्थिति या किसी ऐसी वस्तु को अल्पकालिक लक्ष्य दर्शाते हैं जिसे कि तत्काल भविष्य में प्राप्त करने की आशा हो। और मध्यवर्ती लक्ष्य क्या होते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्यों में देखिए कि मध्यवर्ती लक्ष्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये जो मध्यवर्ती लक्ष्य हैं ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियमों के मध्य जोड़ने वाली कड़ी है। इनकी भी निश्चित परिभाषित विशेषता है मध्यकालीन लक्ष्यों की या मध्यवर्ती लक्ष्यों की, और यह हमारे जीवन भर की व्यवस्था में कई उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्यों में लगने वाला समय का ढांचा जो होता है वह लंबा होता है। अगला देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों में लगने वाले समय को महीनों की अपेक्षा वर्गों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दीर्घकालीन लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते, चूँकि निकट भविष्य में इसके प्राप्त होने की आशा नहीं होती है, अतः यह लक्ष्य कुछ धुंधले से होते हैं। कुछ मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे देखिए, अच्छे व्यवसाय या नौकरी का चुनाव, विवाह करना, परिवार में वृद्धि करना या स्वयं का मकान प्राप्त करना। इसमें से वर्तमान में कई लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते या नहीं परिभाषित नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से, हमें यह नहीं पता होता कि हमारी नौकरी कहाँ लगेगी, विवाह किससे होगा, हम अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत करेंगे, ठीक है, आदि ये सब हैं जिनका पता नहीं रहता है। लक्ष्यों की विशेषताएं क्या हैं। लक्ष्य जो होते हैं श्रृंखलाबद्ध, मुख्य विशेषता है लक्ष्यों की श्रृंखलाबद्धता, परिवर्तनशील और वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए श्रृंखलाबद्धता क्या है। श्रृंखलाबद्धता, लक्ष्यों की श्रृंखला अधिक लंबी होती है। लक्ष्यों की जो शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, वह क्या होती हैं, अधिक लंबी होती हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लक्ष्य बनाता है तथा उनकी पूर्ति के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहता है। जैसे ही एक लक्ष्य पूर्ण होता है, दूसरा लक्ष्य मनुष्य के सामने आ जाता है। ठीक है, यह है श्रृंखलाबद्धता लक्ष्यों की। मतलब लक्ष्य कभी जो क्रमागत होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा सामने आता ही रहता है। दूसरा परिवर्तनशील लक्ष्य। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, लक्ष्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनवाना चाहता है, परंतु उसके सामने एक लक्ष्य और यह आ जाता है कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, अतः उस समय उसके सामने मकान के लक्ष्य की अपेक्षा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लक्ष्य को अधिक महत्व वह देता है। अतः यह लक्ष्य में क्या हुआ, परिवर्तन होना हुआ, वह लक्ष्य को परिवर्तित कर लिया।
और तीसरा है वातावरण का प्रभाव। लक्ष्य पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति को अपने चारों ओर जैसा वातावरण मिलता है उसी के अनुसार उसके लक्ष्य बनते हैं। यदि एक विद्यार्थी को अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाता है तो स्कूल का अच्छा वातावरण मिलने पर उसके लक्ष्य भी अच्छे होंगे। अब अगला देखिए, स्तर क्या होता है। आपने मूल्य के बारे में समझा, लक्ष्य के बारे में समझा और हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखिए स्तर क्या होता है। तो स्तर क्या है? जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति एवं परिवार के मूल्य एवं लक्ष्य बेजोड़ होते हैं, उसी प्रकार स्तर भी अलग अलग होते हैं। हर परिवार के व्यक्ति एवं परिवार के कुछ स्तर समुदाय से उत्पन्न होते हैं जिसमें वह रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्तरों का हस्तांतरण होता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्तरों का हस्तांतरण होते होते ये संस्कृति का एक हिस्सा बन जाते हैं। श्वासन के शब्दों में श्वासन महोदय ने कहा है, क्या कहा है श्वासन महोदय ने, कि समाज में प्रचलित कई परंपराएं वास्तव में स्तर ही हैं। जैसे हिंदू विवाह पद्धति जो है, हिंदू विवाह पद्धति में दुल्हन के द्वारा लाल या पीले वस्त्र पहनना, ठीक है। ईसाई समाजों में विवाह की प्रतीक अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका में पहनना, ये सब क्या है? स्तर है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, स्तर की परिभाषा कुछ देखिए, ग्रास एवं कैंडल तथा नोल ने सरल शब्दों में स्तरों को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्तरों की तुलना के लिए इकाई अथवा मॉडल के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, स्तरों को तुलना के लिए इकाई अथवा मॉडल के रूप में किया जा सकता है। इसी से मिलती जुलती परिभाषा श्वासन महोदय ने दिया है। कैंडल ग्रास एवं कैंडल महोदय से मिलती जुलती परिभाषा किन ने दिया है? श्वासन महोदय ने दिया है। क्या दिया है इन्होंने? वे कहते हैं आप अपने व्यवहार एवं कार्यों के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं वे क्या हैं? वे सब स्तर हैं। ठीक है, श्वासन महोदय के द्वारा क्या कहा गया है कि आप अपने व्यवहार एवं कार्यों के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं वे ही स्तर हैं। निकेल एवं डार्सी के अनुसार स्तर की परिभाषा देख लीजिए। निकेल एवं डार्सी ने कहा है स्तर मूल्यों का मापन का, स्तर जो होते हैं वे मूल्यों के मापन का एक समूह है जो हमारे मूल्य प्रतिमानों से उत्पन्न होते हैं। ये किसी चीज़ से प्राप्त रुचि की मात्रा एवं प्रकार तथा संतुष्टि की मात्रा को निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में निर्णय वस्तुओं कार्य करने के तरीके तथा जीवन के जीने के तरीकों के निर्णय को मानने के मानदंड जो होते हैं या इनको मानने के जो मापदंड होते हैं उनका कार्य करते हैं स्तर। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है स्तरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्तरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो ग्रास एवं कैंडल तथा नोल का वर्गीकरण व्यक्तिगत प्रबंध पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। इन्होंने स्तरों को दो भागों में विभाजित किया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है मात्रात्मक, वस्तुनिष्ठ तथा गुणात्मक या व्यक्तिपरक। ठीक है, और दूसरा है पारंपरिक तथा अपारंपरिक। पहला स्तर क्या है? मात्रात्मक, वस्तुनिष्ठ तथा गुणात्मक, व्यक्तिपरक, और दूसरा है पारंपरिक तथा अपारंपरिक। अब सबसे पहले देखिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर क्या होते हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर, मात्रात्मक या वस्तुनिष्ठ स्तरों का मापन वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। इन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणात्मक स्तर केवल शब्दों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, मापे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मात्रात्मक स्तर क्या होता है। मात्रात्मक स्तरों का उपयोग नियमित रूप से रेखीय घन तथा परिणाम के माप के लिए किया जाता है। मीटर, लीटर, किलोग्राम माप की इकाइयों से भी सभी परिचित हैं और अनेक प्रकार की मात्रात्मक माप की इकाइयों का प्रयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। गृह प्रबंध के क्षेत्र में इस प्रकार के स्तरों का उदाहरण है भोजन से संबंधित कैलोरी, आय के संदर्भ में प्रतिशत, कार्य की मात्रा की माप, कार्य इकाई आदि, जो है सब क्या है? मात्रात्मक स्तर हैं। ये स्तर संभवतः सबसे अधिक आसानी से पहचाने जा सकते हैं तथा लागू भी किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, इन्हें मापा जा सकता है तथा इन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करने की विधि आसानी से निश्चित की जा सकती है। इन स्तरों में जोखिम भी ज्ञात होता है। ठीक है, ये थोड़ा खतरनाक होते हैं, जोखिम भरे होते हैं मात्रात्मक स्तर। अब बात देखिए गुणात्मक स्तर। गुणात्मक स्तर वे स्तर होते हैं जिन्हें व्यक्तिनिष्ठ अथवा वर्णनात्मक स्तर भी कहा जाता है। ग्रास, कैंडल तथा नोल के अनुसार
जीवन को सराहनीय स्तर बनाने के लिए आवश्यक मानसिक चित्र के रूप में वर्णनात्मक को परिभाषित किया जा सकता है। गुणात्मक स्तर मात्रात्मक स्तरों के विपरीत हैं। इनके मापन की कोई विशिष्ट विधि नहीं अपनाई जा सकती, अतः प्रत्येक व्यक्ति सफलतापूर्वक इन्हें प्राप्त करने की मात्रा या डिग्री को व्यक्त करने के लिए अपनी अलग अलग कसौटी निश्चित कर सकता है। गुणात्मक स्तर बहुधा विशेषण के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, कम, अधिक आदि। ये व्यक्तिनिष्ठ स्तर हैं जो व्यक्ति को अपने मूल्यों, अंतर्क्रियाओं, भूतकाल के अनुभवों तथा स्वयं की प्रबंध संबंधी क्रियाओं से प्राप्त अनुभव से उत्पन्न होते हैं। दूसरा देखिए जो है पारंपरिक स्तर क्या होते हैं। दूसरा पारंपरिक स्तर के बारे में देख लीजिए। पारंपरिक स्तर होते हैं इनका यह वर्गीकरण गृह प्रबंध में उत्प्रेरणा को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। पारंपरिक स्तर वर्गीकरण गृह प्रबंध में उत्प्रेरणा को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। पारंपरिक अथवा अपारंपरिक स्तरों की अवधारणा जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसके द्वारा स्वीकृत से संबंध रखते हैं। इन स्तरों में सामाजिक व्यवहार, वेशभूषा, सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका और ऐसे ही दैनिक जीवन के पहलू आते हैं। पारंपरिक स्तर जीवन को बड़ी सीमा तक प्रभावित करने वाले नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे देखिए पारंपरिक स्तर और अपारंपरिक स्तर जो होते हैं। तो पारंपरिक स्तर है मनुष्य जीवन पर्यंत पारंपरिक स्तरों को अपनाए रहता है, जैसे कक्षा में शिक्षक की उपस्थिति में शांत रहना, खास अवसरों पर विशेष प्रकार के ही पोशाक पहनना, स्कूल में सभी विद्यार्थियों द्वारा एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना, ये सब क्या है पारंपरिक स्तर है। और अपारंपरिक स्तर जो है ये पारंपरिक स्तरों के विपरीत होते हैं। इन स्तरों को स्वीकार करने में जोखिम होता है। जोखिम की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वह पारंपरिक स्तर से कितना हटकर है तथा समाज किस सीमा तक उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है अपारंपरिक स्तरों के प्रति। अब आगे देखिए इस पाठ पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इस पाठ पर आधारित। पहला प्रश्न है गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व क्या है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिया है। भोजन तथा पाक शास्त्र का ज्ञान, गृह व्यवस्था करना, शिशु पालन करना, शरीर विज्ञान की शिक्षा। ठीक है, तो गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व जो है वह क्या है, वह है गृह व्यवस्था करना। क्या गृह व्यवस्था करना, दूसरा वाला ही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है। गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है, तो गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है इसमें आपको दिया है कि कला है कि विज्ञान है कि कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गृह विज्ञान की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न देखिए गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गृहस्थ जीवन को अधिक उत्तम बनाना, घर की सफाई करना, गृह व्यवस्था का निपुण संचालन करना, भोजन बनाने का ज्ञान करना। इसमें से क्या है, इसमें से देखिए गृहस्थ जीवन को अधिक उत्तम बनाना, ये क्या है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है गृहस्थ जीवन को अधिक उत्तम बनाना। अब अगला प्रश्न देखिए गृह विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं क्या क्या गृह विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर रचना व शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था एवं गणित आता है, कि समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान आता है, कि उपरोक्त सभी विषय आते हैं। तो देखिए गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। स्वास्थ्य भी आता है, विज्ञान भी आता है, शरीर रचना व शरीर की क्रिया भी आती है, क्रिया विज्ञान भी आता है, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था एवं गणित भी आता है, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान भी आता है। सब कुछ गृह विज्ञान के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें क्या सही होगा, दावा सही होगा कि उपरोक्त सभी। अगला देखिए 5वां, भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी आवश्यकताएं कैसी आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वे कैसी आवश्यकता है, वो देखिए दैनिक आवश्यकता है कि अनिवार्य आवश्यकता है, कैसी कैसी आवश्यकता है, यहाँ ये पूछा गया है। अब देखिए ये भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी आवश्यकताएं कैसी आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, आरामदायक आवश्यकता है, विलासिता की आवश्यकता है कि उपरोक्त सभी। अब इसमें देखिए इसमें होगा क्या कि उपरोक्त सभी। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें क्या है, भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी आवश्यकताएं कैसी आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन आपको दिया है कि अनिवार्य आवश्यकता है, कि आरामदायक आवश्यकता है, कि विलासिता की आवश्यकता है, कि उपरोक्त सभी है। तो इसमें से देखिए अनिवार्य आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और मकान इसमें से अनिवार्य आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न देखिए
गृह प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है, गृह प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि घर की व्यवस्था करना, राज्य की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था। तो गृह प्रबंध का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है? घर की व्यवस्था करना। ठीक है, चूंकि ये घर का विज्ञान है, घर की व्यवस्था करना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, गृह प्रबंध की प्रक्रिया के कितने चरण हैं? गृह प्रबंध की प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 3 चरण, 6 चरण, 4 चरण कि 5 चरण। तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। अब आगे देखिए, गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? देखिए यही प्रश्न फिर दोहरा दिया है आगे कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 चरण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त तीनों, दा वाला सही होगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है या परिभाषा किसकी है? गृह व्यवस्था जो है यह व्यावहारिक विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो कोटजिन की है कि राजमल्पी देवदास की है कि टेबीएम एवं फ्रैंकलिन की है कि गुडाइयर एवं कोहलर की है? तो इसमें देखिए इसका उत्तर है आ वाला, कोटजिन की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने और मानवीय और भौतिक साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है, यह कथन किसका है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि राजमल्पी देवदास की है कि गुडाइयर एवं कोहलर की है कि कोटजिन की है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह क्या है? गुडाइयर एवं कोहलर की है, बा वाला इसमें सही होगा, यही बा वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्रकृति जो है व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, यह कथन किसका है? निकिलियम डार्सी का है कि राजमल्पी देवदास का है, कोटजिन का है कि इनमें से कोई नहीं? तो निकिलियम डार्सी का यह कथन है कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। अगला प्रश्न है, आदर्श गृहिणी होती है घर की, उसमें किन गुणों का होना आवश्यक है? घर की आदर्श गृहिणी में किन गुणों का होना आवश्यक है? बुद्धि का कि निर्णय शक्ति का कि सहनशीलता का कि उक्त सभी? तो इसमें होगा क्या? उक्त सभी। हाँ, सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, आदर्श गृहिणी के लिए हर चीज़ों का होना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें देखिए कि मूल्यों का प्रश्न महत्वपूर्ण है, न केवल दर्शन शास्त्रों के लिए वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए। दर्शन शास्त्री आलोचना के दर्शन में व्यस्त रहता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण स्वयं की आलोचना में व्यस्त रहता है। प्रत्येक ऐच्छिक चुनाव में मूल्यों का भार सम्मिलित रहता है, यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन है मैक्रील का है कि स्लेटर का है कि जॉनसन का है कि कैरोलान का है, कैरोलान एवं हंट का है? किसका है यह कथन? यह कथन है इसमें अ वाला सही होगा कि मैक्रोल का। ठीक है, यह कथन मैक्रील महोदय का है, अ वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मूल्य प्रति व्यक्ति के जीवन में पथ प्रदर्शन की सीमा निश्चित करते हैं और यह निश्चित करने हेतु आधार प्रदान करते हैं कि कौन सी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सी कम महत्वपूर्ण है। मूल्य यह भी बताते हैं कि क्यों हमने यह कार्य करने का निश्चय किया है। हमारी क्रिया के दोष गुण देखने में सहायता मूल्य करते हैं। मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए या मूल्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और मानवीय व्यवहार हेतु आधार प्रदान करते हैं, यह हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? रायबेल का है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है कि साइमन का है कि रंज महोदय का है? तो यह कथन जो है यह इसमें अ वाला सही होगा, रायबेल महोदय का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कि व्यक्ति के पास अनुभव होते हैं, वह उसमें वृद्धि करता है और सीखता है। इन अनुभवों से व्यवहार के कुछ सामान्य निर्देश उत्पन्न होते हैं, यह निर्देश जीवन को दिशा प्रदान करती है और इन्हें ही हम मूल्य कहते हैं। हमारे मूल्य दर्शाते हैं कि हम अपने सीमित समय और शक्ति को किस प्रवृत्ति द्वारा उपयोग में लाएं। प्रस्तुत परिभाषा यह किसकी है? इसमें ऑप्शन है मैगर्वी की है, निकिलियम डार्सी की है कि कलमहान की है अथवा रथ हार्मिन एवं साइमन की है? किसकी है यह परिभाषा? इसमें दा वाला सही होगा, रथ हार्मिन एवं साइमन की है यह परिभाषा। अगला प्रश्न देखिए 16वां, विशेष रूप से परिवारों को मूल्य को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, उत्तम चुनाव करना चाहिए और मूल्य से संबंधित जीवन दर्शन के प्रकाश में
उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए। यह कथन किसका है? मार्गरेट जस्टिन का है, कि रंट महोदय का है, कि ग्रासियम कैंडिल का है, या सुंदर राणा महोदय का है? इसमें आ वाला सही होगा। उत्तर मार्गरेट जस्टिन का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्थिति से मूल्यों को लेता है, फिर भी यह मूल्य निश्चित सिद्धांत नहीं होते। जो व्यवहार को निर्धारित करते हैं, यह विचार सिद्धांत मूल्य अगली स्थिति के साधनों के एक भाग होते हैं और इस नई स्थिति से व्यवहार के एक भाग होते हैं, जो कि इन साधनों के बाहर उत्पन्न होते हैं। यह नए उत्पन्न व्यवहार के लिए जाने वाले मूल्य जो होते हैं, इन मूल्यों के एकदम बराबर नहीं होते हैं। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है हार्मन महोदय ने कहा है, कि मार्गरेट ने कहा, कि साइमन ने कहा, कि लुईस रथ ने कहा है? इसमें दा वाला सही होगा। किसने कहा है? लुईस रथ ने इस बात को कहा है। किसने कहा है? लुईस रथ ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए। पारंपरिक स्तर वे हैं जो परंपरागत हैं तथा जो उस समुदाय के द्वारा अथवा सामाजिक समूह द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जिसके बीच व्यक्ति रहता है। प्रस्तुत परिभाषा किसकी है? ग्रास तथा कैंडिल महोदय की है, कि निकोलम डार्सी की है, कि रंट की है, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है? तो यह परिभाषा ग्रास तथा कैंडिल महोदय की है। अगला प्रश्न है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं, जिनका अंतर्देशित सीखने अथवा सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो सांकेतिक मान्यताओं, स्तर और महत्वाकांक्षाएं बन जाती हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का, कि पार्कर का, कि फ्लेवेलिंग का, कि राश का है? तो यह कथन है, इसमें अ वाला सही होगा। ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का है यह कथन। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्य जो है, लक्ष्य के बारे में है अगला प्रश्न, कि लक्ष्य का प्रकार नहीं है। दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें देखिए सा वाला सही होगा, कि सार्वभौमिक जो लक्ष्य है वह लक्ष्य के प्रकार में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है लक्ष्यों की विशेषता? सामूहिक लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। सामूहिक लक्ष्य द्वारा एक समूह विशेष संबंधों का विकास होता है। विभिन्नताओं को मानना, विकासोन्मुख। ठीक है, लक्ष्यों की विशेषता क्या नहीं है? तो जो विकासोन्मुख है, इसमें या लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। इसमें दा वाला ही सही होगा। विकासोन्मुख जो है लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मूल्य की विशेषता नहीं है। ऐच्छिक, संतुष्टिदायक, आपस में संबंधित, मापन संभव नहीं। ठीक है, तो इसमें बा वाला होगा सही, मापन संभव नहीं। प्रश्न अगला देखिए। पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। क्या नहीं है मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य? कार्यक्षमता, खेल, समुदाय, महत्वाकांक्षा। तो इसमें जो कार्यक्षमता है, यह मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। ऐसा किसने कहा है? पार्कर महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। घर की सफाई, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों के विवाह, परिवार के उचित तथा अपने आवास का लक्ष्य। इसमें जो दीर्घकालीन लक्ष्य है वह क्या नहीं है? तो इसमें देखिए घर की सफाई, आ वाला ही सही होगा। घर की सफाई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अल्पकालिक लक्ष्य नहीं है। अल्पकालिक लक्ष्य क्या नहीं है? बच्चों की उच्च शिक्षा, संगीत सुनने की इच्छा, वस्त्रों की खरीदारी, घर की सफाई का लक्ष्य। बच्चों की उच्च शिक्षा जो है, इसमें देखिए अ वाला यही सही है, कि बच्चों की जो उच्च शिक्षा है वही अल्पकालिक लक्ष्य नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, मूल्यों का कार्य। मूल्यों का कार्य व्यवस्थापकीय क्रियाओं को निर्देशित करने हेतु अत्यधिक आधार अंतर्निहित बल के रूप में होता है। यह कथन किसका है? स्लेटर का है, कि कैरोलिन यल हंट महोदय का है, कि रायबेल का है, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही होगा? इसमें अ वाला उत्तर सही होगा। स्लेटर महोदय का है यह कथन। किसका है? स्लेटर महोदय का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी मूल्यों की विशेषता है? मूल्यों की विशेषता कौन सी है निम्न में? सहनशील प्रवृत्ति, अस्थायी, दिशा प्रदान करना, उक्त सभी। इनमें से कौन सी मूल्यों की प्रवृत्ति है? उक्त सभी मूल्यों की प्रवृत्ति है। मूल्य सहनशील प्रवृत्ति के होते हैं, अस्थायी होते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा मूल्य का वर्गीकरण है? वैश्विक उद्देश्यात्मक मूल्य, गृह प्रबंध मूल्य, निरपेक्ष सापेक्ष मूल्य, उक्त सभी। ठीक है, इसमें कौन से हैं? उक्त सभी जो है ये उपर्युक्त सभी मूल्यों का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में
कौन से लक्ष्य के गुण हैं? लक्ष्य के गुण कौन कौन से हैं? जैसे निरंतरता, आत्मनिर्भरता, लक्ष्यों की परिवर्तनशीलता या उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। चौथा ही द वाला सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न नंबर 30 का द सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 31 देखिए, ग्रास, क्रेंडल एवं नाल के अनुसार निम्न में कौन सा विषय वस्तु द्वारा वर्गीकरण है? विषय वस्तु द्वारा वर्गीकरण कौन सा है निम्न में? पारिवारिक सदस्यों का व्यक्तिगत विकास, परिवार और समुदाय की अंतःक्रिया, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अ और ब दोनों इनमें से है। अ ब क्या है? पारिवारिक सदस्यों का व्यक्तिगत विकास भी है और परिवार और समुदाय की अंतःक्रिया भी है, क्रेंडल एवं नाल के अनुसार, ठीक है। विषय वस्तु द्वारा वर्गीकरण अ और ब दोनों है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। यह कथन किसका है? निकोलियम डार्सी का, स्लेटर का, कि राइबेल का, कि इनमें से कोई नहीं? यह कथन निकोलियम डार्सी महोदय का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन से लक्ष्य अस्थायी होते हैं? कौन से लक्ष्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं? 33 नंबर प्रश्न है। दीर्घकालीन लक्ष्य, तत्कालिक या अल्पकालीन लक्ष्य, साधन समाप्ति वाले लक्ष्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन से कौन से लक्ष्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं? तो जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो होते हैं अस्थायी होते हैं। आ वाला इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साधनात्मक जो मूल्य होते हैं उनको कभी कभी क्या कहा जाता है? तो साधनात्मक मूल्यों को लक्ष्य मूल्य कहा जाता है, कि आंतरिक मूल्य, की तथ्यात्मक मूल्य, की आदर्शात्मक मूल्य, क्या कहा जाता है? तो साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभी लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म कैसे मूल्य हैं? ये सारे मूल्य कैसे मूल्य हैं? जैसे आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म, ये आंतरिक मूल्य हैं कि साधनात्मक मूल्य, कि आदर्शात्मक मूल्य हैं, ठीक है। कि अ और ब दोनों हैं। तो इसमें देखिए ये अ और ब दोनों हैं, मतलब आंतरिक तथा साधनात्मक दोनों मूल्य हैं। कौन कौन से? आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म, ये आंतरिक तथा साधनात्मक दोनों मूल्य है। इसमें द वाला ऑप्शन सही होगा, एवं ब दोनों। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। यह कथन किसका है? जीपी सैरी का है, कि निकोलियम डार्सी का है, एसपी सुखिया का है, ग्रास एवं क्रेंडल का है? तो यह कथन निकोलियम डार्सी महोदय का है, ठीक है। निकोलियम डार्सी, बा वाला यही है, यही सही है, निकोलियम डार्सी महोदय का है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी माना जाता है। किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं जिनको सामान्यतः अस्थायी माना जाता है? मध्यवर्ती लक्ष्य, मध्य अंतर लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य, या इनमें से कोई नहीं? जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं इनको सामान्यतः स्थायी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्य की विशेषता नहीं है। मूल्य की विशेषता क्या नहीं है? ऐच्छिक नहीं है, कि संतुष्टिदायक नहीं है, कि आपस में संबंधित है, कि मापन संभव नहीं है? तो इसमें देखिए मूल्य की विशेषता नहीं है, मापन संभव नहीं है। दा वाला जो है यही इसका होगा उत्तर, कि मापन संभव नहीं है, यही मूल्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। मूल्य का मापन संभव है। अगला प्रश्न देखिए, पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। धर्म, खेल, महत्वाकांक्षा या कार्यक्षमता, क्या इसमें से नहीं है मनुष्य की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने वाला मूल्य? तो इसमें देखिए जो कार्यक्षमता है, दा वाला उत्तर सही होगा। कार्यक्षमता जो है वह नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। क्या नियंत्रित करने वाला? मनुष्य की आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य महत्वाकांक्षा कार्यक्षमता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्य शब्द क्या है? मूल्य शब्द अनिश्चित है, आत्मगत है, अ और ब दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो मूल्य शब्द अनिश्चित और आत्मगत दोनों है, इसलिए अ और ब यही वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय है क्या? संभव है कि असंभव है, मिश्रित है कि अमिश्रित है? असंभव है। अस्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय असंभव है। अब देखिए इसी पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में भी आप देख लीजिए। स्लेटर की मूल्य की परिभाषा दीजिए। स्लेटर महोदय ने मूल्य की क्या परिभाषा दी है? प्रश्न है। उत्तर है, मूल्यों का कार्य व्यवस्थापकीय क्रियाओं को निर्देशित करने हेतु अत्यधिक आधार अंतर्निहित है, बल के रूप में है जो, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कि मूल्य की विशेषता बताइए। मूल्य की विशेषता क्या है? मूल्य हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मूल्य जो होते हैं वो हमारे भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। यह मूल्य की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्य को परिभाषित कीजिए। लक्ष्य को आप परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, लक्ष्य एक उद्देश्य, स्थिति या ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी बिंदु पर कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वही क्या है? लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य के 3 गुण बताइए। लक्ष्य के 3 गुण हैं अवध, निरंतरता, आत्मनिर्भरता। ये तीनों क्या हैं? लक्ष्य के गुण हैं। अगला देखिए 5वां प्रश्न है, लक्ष्य के 3 वर्गीकरण बताइए। तो लक्ष्य के 3 वर्गीकरण ऊपर हमने ये सब आपको समझाया है वीडियो में शुरुआत में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो शुरुआत में भी देखिए पूरा वीडियो। इसीलिए हमने कहा है स्पष्ट रूप से कि पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा पाठ समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और जितना हमने विश्लेषण किया है इसका और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, अगर आप तैयार कर रहे हैं तो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे ये प्रश्न। तो प्रश्न देखिए, लक्ष्य के 3 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? अल्पकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य। ये तीनों लक्ष्य के वर्गीकरण है। विस्तार पूर्वक भी हमने समझाया है। और देखिए इस पर अति लघु उत्तरीय या संक्षिप्त प्रश्न उत्तर भी बन रहा है। इस प्रकार से पाठ 2 पूरा पाठ हमने आपको समझाया। ठीक है, इस प्रकार से पाठ 2 जो है क्या है? गृह प्रबंध के निर्धारक तत्वों में मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर नामक यह पूरा पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। हमको पूरा विश्वास है कि आपको यह समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हमने समझाया आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।